Hello everyone. सेल होता क्या है? सेल जो होता है एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आइदर प्लांट्स और एनिमल्स, उनका जो बेसिक यूनिट होता है जिससे वो पूरा ऑर्गेनिज्म बना है वो होते हैं सेल्स, राइट। काफ़ी सारे सेल जो है जुड़कर एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, ठीक है। इसीलिए जो सेल्स होते हैं इसकी दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे पास। एक होता है यूनिसेल्युलर और एक होता है मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर जो सिंगल सेल से बने हैं, जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होता है। मल्टी सेल्युलर मतलब बहुत सारे जो सेल्स हैं मिल जाते हैं और एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, राइट, प्लांट्स। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में किसका एग्जाम्पल दे सकते हैं हम दे सकते हैं एमीबा, क्योंकि एमीबा जो होता है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। उसके अंदर एक ही सेल प्रेजेंट होता है। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में अगर हम डिफरेंस करते हैं तो वो क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर वो सिर्फ एक सिंगल सेल के थ्रू की जाती हैं। इसके अंदर कोई डिवीज़न नहीं होती लेबर की। जो लेबर काम करने का काम करना, कोई भी डिवीज़न नहीं होती लेबर की। जो सारा का सारा काम है वो एक सिंगल सेल को ही करना पड़ता है, पूरे लाइफ सारी एक्टिविटीज़, ठीक है। जो रिप्रोडक्शन होती है वो भी सिंगल सेल के थ्रू होती है। रिप्रोडक्शन के टाइम भी वो सिंगल सेल ही इन्वॉल्व होता है। जब भाई पूरे ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही सेल है तो सारे काम जो है वो उसी सेल से होंगे, ठीक है। तो जिस वजह से एक सेल के, अगर आप सपोजिंगली एक ही चीज़ के ऊपर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दोगे, उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो उसका लाइफ स्पेन ऑटोमेटिकली कम होगा, तो इसका लाइफ स्पेन शॉर्ट होता है। इस तरह से आप इसको यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को मेमोराइज कर सकते हो, याद रख सकते हो, ठीक है। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? मल्टी मतलब मल्टीपल्स, सेल्युलर मतलब सेल्स। जो बहुत सारे सेल्स से मिलके ऑर्गेनिज्म बनता है उसे बोलते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में सेल्स होते हैं। एक सिंगल सेल जो है बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। जो सेल्स होते हैं रिप्रोडक्शन के टाइम्स पे एक सिंगल सेल इन्वॉल्व नहीं होता। यहाँ पे कई सारे जर्म सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर जो रिप्रोडक्शन के टाइम पर पार्टिसिपेट करते हैं, और बाकी जो सेल्स होते हैं वो इंटैक्ट रहते हैं। जब बहुत सारे सेल्स मिलजुल कर काम कर रहे हैं, जब एक कोई काम को बहुत ज़्यादा लोग मिलकर करेंगे तो उसकी लाइफ स्पेन ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी, तो इसका लाइफ स्पेन लॉन्ग होता है। तो इस तरीके से आप मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म को याद रख सकते हैं। आप सिंपल शॉर्ट में करें कि अगर एक घर बनाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक घर बन रहा है, एक बंदा ही बना रहा है, ठीक है। वो उसको ही सारा काम करना है, नींव भरनी है, कंस्ट्रक्शन वर्क करना है सारा, कारपेंटर का काम भी उसी को करना है, प्लम्बर का काम भी उसी को करना है। तो क्या होगा? जो लाइफ वो बंदा होगा उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी इस टाइम पे। जबकि वही सेम घर अगर बहुत सारे लोग मिलकर करें, ठीक है, और हर बंदा अपना एक काम करे, एक दूसरे की मदद करे, तो वो लोग कम थकेंगे और वो काम जल्दी भी होगा। वो मल्टी ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं किसी भी ट्रिक के थ्रू, ठीक है। अब बात आती है जो हमारा सेल्स होती हैं, सेल्स की स्टडी को हम लोग सेल बायोलॉजी भी कहते हैं और साइटोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। आप सिंपल सेल बायोलॉजी अगर आपको याद रहे तो यही याद कर लीजिए। साइटोलॉजी अगर नहीं याद होता तो दैट डजेंट मैटर, आप सेल बायोलॉजी से भी याद रख सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट सेल था वो दिया था हमें रॉबर्ट हुक ने इन 1665।
इन 1665, राइट। 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट सेल दिया था। और इसने कौन सा सेल बताया था, डिस्कवरी की थी इसने सेल्स की, तो कौन सा सेल इसने स्टडी किया था, नॉन लिविंग सेल इसने किया था। इसने क्या किया था, जो ट्री की बाक होती है ना, उसको स्टडी किया था। और उसको जब उसने माइक्रोस्कोप के अंडर देखा, स्टडी किया, ऑब्ज़र्व किया, तो इसने कॉलम्स देखे। और इसने फिर उन कॉलम्स को, हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर था, लिटिल छोटे छोटे रूम्स थे, तो उसने उसको सेल का नाम दिया, क्योंकि लैटिन में सेल का मतलब होता है लिटिल रूम्स, ठीक है। तो इससे जो है उसने कंक्लूजन दिया और सेल्स की यहाँ से डिस्कवरी स्टार्ट हुई। अब बात आती है हमारे पास, सेल्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक और एक होते हैं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक्स का जो साइज़ होता है जनरली स्मॉल होता है, छोटा साइज़ होता है। और यूकैरियोटिक्स का साइज़ जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, नियरली अबाउट 5 to 100 mm। और जबकि जो प्रोकैरियोटिक होता है उनका होता है 1 to 10 mm। प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, यूकैरियोटिक्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। जबकि प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियर रीजन जो होता है वो सराउंडेड नहीं होती न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट होती है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मटेरियल होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं जो न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक जो होता है इसमें सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक में मोर देन 1 क्रोमोसोम होता है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनाली जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं प्रोकैरियोटिक में, जबकि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनालीज होती हैं, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस और लाइजोसोम्स, ये सब जो होता है ये प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक में। सेल डिवीज़न जो होती है प्रोकैरियोटिक में या तो फिजन के थ्रू होती है या बडिंग के थ्रू होती है, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर सेल डिवीज़न जो होती है वो मायोटिक होती है, मायोटिक सेल्स के थ्रू की जाती है होती है। सो अगर आप शॉर्ट में देखें तो प्रोकैरियोटिक के अंदर सब कुछ एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक के अंदर सब कुछ प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक जो होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर सेल्स जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल, राइट। प्रोकैरियोटिक आपको किसके अंदर मिल सकता है, प्रोकैरियोटिक जो होते हैं उसके बैक्टीरिया के अंदर मिलेगा आपको, ब्लू ग्री एल्गी के अंदर मिलेगा ये आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सेल्स। और आप लोगों के लिए इसमें एक होमवर्क है कि मैंने आपको बताया नॉन लिविंग जो फर्स्ट सेल डिस्कवर हुआ था वो एक नॉन लिविंग सेल था के ऊपर स्टडी की थी रॉबर्ट हुक ने। तो फर्स्ट लिविंग सेल के ऊपर स्टडी किसने की थी और उसने किसने बताया था। सो इट्स योर होमवर्क, यू हैव टू फाइंड इट आउट एंड गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, राइट। और अगर आप लोगों को ये समझ में आई है, वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।